नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं रेडियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें रेशो एंड प्रोपोर्शंस को बेसिक क्वेश्चंस हमने बिल्कुल लिए थे। आज के थोड़े जो क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे और इस तरीके से हम हमारी स्टडी को थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर टफ लेवल के भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ जनसंख्या के ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है और काफी बच्चों को यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस करने को काफी दिक्कतें होती हैं कि जब उनसे इस तरीके से सिक्के वाले क्वेश्चंस, रुपए वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो उन्हें काफी समस्या होती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी बक्से में 180 रुपए हैं। ठीक है, किसी बक्से में 180 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे। अब जिनका अनुपात, तो इन सिक्कों का रखे रहने का अनुपात कितना है, तो 2:3:5 है। तब हमें बताना है कि 50 पैसे के कितनी संख्या होंगी। चलिए इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के और 25 पैसे के। अब इनको क्या है कि इनके जो सिक्कों की क्वांटिटी है वो हमको रेशो में दे दी है और वो कितनी दे दी है, तो वो दे दी हमको 2:3:4 में। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये हमको किसका दे रखा है, तो ये हमको सिक्कों का दे रखा है। अब देखिए यहां पर हम लोगों को सिक्कों का दे रखा है। अब इसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, रुपयों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि रुपए का अनुपात कितना होगा। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सम करेंगे कि देखिए कि 1 रुपए के जब 2 सिक्के मिलेंगे तो वो कितने रुपए बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 ही रुपए बनाएंगे। अब जबकि 50 पैसे के अगर 3 सिक्के मिलेंगे तो वो कितने रुपए बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें मालूम है कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 2, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के मिलके कितने रुपए बनाएंगे, तो हम इसमें कितने से डिवाइड कर देते हैं, 4 से। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जो 50 पैसा होते हैं वो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके, यानी 50-50 पैसे के 2 सिक्के जब मिलते हैं तब जाके वो 1 रुपया बनता है और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं तब जाके वो 1 रुपया बनाते हैं। तो इनको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, यानी सिक्कों की क्वांटिटी दी है, इनको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी टोटल ओरिजिनल क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 1 क्या है, मतलब 1 रुपए का 1 ही सिक्का मिलकर रुपए बना लेता है, जबकि यहाँ 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर रुपए को बनाते हैं। आपको बस इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और तभी इन तरीके के क्वेश्चंस को आप करोगे। चलिए अब इसे थोड़ा सा इजी वे में हम लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2:3/2 और यहाँ पर 1। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लीकेशन पूरे रेशो में कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2×2=4, 3 और 2×2=2। अब यहाँ का जो 2 है वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो हम लोगों के पास रेशो निकला है वो रेशो अब किस रेशो में निकला है कि 50 पैसे 50 मतलब 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के मिलकर रुपए का उनका अनुपात क्या होगा वो हमने निकाल लिया है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि 25 पैसों के कितने, मतलब 50 पैसों के कितने सिक्के हैं, तो चलिए हम किस तरीके से करेंगे, तो हम 50 पैसे के सिक्कों की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं। या सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 50 पैसे जो हम लोगों को दिए हैं वो मिलकर कितने रुपए बनाएंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो 1 रुपए का था, तो यहाँ पर 50 पैसों का 3 और इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 और 2 9। मल्टीप्लाई बाय हम कितने रुपए में से बांटना है, तो वो बांटना है हमको 180 रुपए में से। इसे कैंसिल करेंगे तो 9×2=18 यानी 20×3=60। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 50 पैसे के जो सिक्के मिलकर वो कितने रुपए बना रहे हैं, तो वो 60 रुपए बना रहे हैं। अगर हमें सिक्के की क्वांटिटी निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 सिक्के। यानी 120 सिक्के होंगे उस घड़े के अंदर 50 पैसे के। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से क्या हम अगले 25 पैसे के निकाल सकते थे, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो 25 पैसों का हम लोगों को जो एवरेज रुपयों में निकाला है वो कितना है 2, और इसका टोटल कितना है 9। हमें कितने में से डिवाइड करना है 180 में से। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 रुपए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 25 पैसे ने मिलकर 40 रुपए बनाए हैं, और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए को बनाते हैं। तो इसलिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160 25 पैसे के सिक्के होंगे। इसी तरीके से हम 1 रुपए के भी निकाल सकते थे। तो 1 रुपए के किस तरीके से निकालेंगे, तो 2/9 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 रुपए में से ही बांटना। इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 रुपए। अब ऑब्वियस सी बात है 40 रुपए है, अगर 1 रुपए के है तो उनके सिक्कों की क्वांटिटी भी एक ही होगी। इसका मतलब 40 सिक्के होंगे, ठीक है, उस घड़े के अंदर 1 रुपए के। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आपको जिस तरीके से जो भी सिक्के का क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस वे में, इस मेथड से इसको करिएगा, आप लोग पाएंगे कि बड़े आसानी से आप इन तरीके के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि हल्का सा इसको चेंज कर दिया है। किस तरीके से, अब लिखा हुआ है कि 378 सिक्के। इसका मतलब क्या है कि ये 378 इस बार रुपए में हमको वैल्यू नहीं दी है, ये सिक्कों की वैल्यू दी है। अब 378 सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के रूप में है। अब तथा इनके मान, एक मान जो है, अब देखिए रुपए में इनके मान, याद रखिएगा कि ये जो अब रेशो दे रखा है हमको, वो रेशो किस में दे रखा है, तो वो हमको रुपीज में दे रखा है, उनके रुपए में, उनकी वैल्यू में दे रखा है। वो है 13:11:7 के अनुपात में है। तब फिर से हमें वही 50 पैसों के सिक्कों की क्वांटिटी निकालना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं कि 1 रुपए और 50 पैसे और फिर 25 पैसे, ठीक है। अब इनका जो मूल्य में हम लोगों को क्या दे रखा था, तो मूल्य में हम लोगों को इसका रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है 13:11:7, ठीक है। अब देखिए इसका जस्ट हम उल्टा कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, तो हम लोग इसमें मूल्य में अगर हमको दे रखा है तो हम इसकी क्वांटिटी किस में निकाल लेते हैं, सिक्कों के रूप में निकाल लेते हैं, यानी सिक्कों का रेशो फाइंड कर लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है 13 रुपए के कितने सिक्के मिलके 13 रुपए बनाए, मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के मिलके 13 रुपए बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 13 ही, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 11 रुपए के कितने, मतलब 50 पैसे के 2 सिक्के। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रुपए में दे रखा है। इसका मतलब 11 रुपए 50 पैसे कितने बार मिल रहे होंगे, तो 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बना रहे होंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर इसमें मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे कितने का, ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ पर 7 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम 4 का। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13:22:7-28, ये हम लोगों के पास आ गया। अब देखिए ये जो रेशो है, ये रेशो किसका है, तो इस बार ये रेशो है सिक्कों का। अब हमसे 50 पैसों के सिक्कों की बात की है, तो 50 पैसों के कितने सिक्के होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम 22, ये वाला रेशो, और इनको टोटल काउंट करेंगे। तो इन लोगों का टोटल क्या कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 3, ठीक है, कैरी 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 63। मल्टीप्लाई बाय कितना करना है हमको, 378। चलिए अब जल्दी से इसे हम कैंसल आउट करते हैं। तो ये कैंसल होगा समथिंग 6 बार में, क्योंकि 6 18 और 6 18 6 6 36 और 133, यानी ये कितनी बार में कैंसल आउट होगा, 6 बार में। अब इसे 6 से अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा, सॉरी 78 नहीं, कितना आ जाएगा 132। ओके, तो कितने सिक्के आ जाएंगे, 132 सिक्के हम लोगों के पास आ जाएंगे। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से आप लोग 1 रुपए का भी निकाल सकते हो और 25 पैसे के सिक्के भी आसानी से निकाल सकते हो। तो दोनों ही तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताया है। देखिए जब आप लोगों से, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि रुपए दे रखे थे, तब आपको क्या कर लेना था कि जो अनुपात है उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेना था। अब जब आप लोगों को क्वेश्चन सिक्कों के रूप में दिया हुआ है, तब आपको अनुपात भी सिक्कों में ही कन्वर्ट कर लेना है। और इस तरीके से आप लोग फिर बाकी की प्रोसेस तो बड़ी ईजी है, आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं
ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए क्या है क्वेश्चन में कि एक गांव की जनसंख्या 1000 है। ठीक है, एक गांव है जिसकी जनसंख्या 1000 है और उस गांव के पास 30 दिन का भोजन संग्रहित है। ठीक है, परंतु 10 दिन बाद 600 व्यक्ति और आ जाते हैं। बताइए कि कुल भोजन कितने दिन चलेगा। चलिए अब समझते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए इस प्रश्न को आप कुछ इस तरीके से, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि आप इसे यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, या थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि खाने के पैकेट से। ठीक है, अब गांव के पास अगर खाने के पैकेट हैं, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक पैकेट खाता है, तो 30 दिन में 1000 व्यक्ति मिलकर कितने पैकेट खा जाएंगे। ठीक है, तो वो 30,000 पैकेट क्या कर लेंगे, खाने के खा लेंगे। ठीक है, एक पैकेट में एक दिन खाना खाता है एक व्यक्ति। अब क्या लिखा हुआ है आगे कि 10 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन तक तो लोगों ने खाना खाया होगा। तो 10 दिन तक कितने लोगों ने खाना खाया है, तो गांव की जनसंख्या अगर 1000 है तो 10 दिन तक 1000 लोगों ने खाना खाया। इसका मतलब वो कितना, 10,000 पैकेट खाना क्या कर चुके होंगे, इस 30,000 में से खा चुके होंगे। इसका मतलब अब उनके पास कितना खाना बचा है, तो 10 दिन के बाद उनके पास जो खाना बचा होगा वो 20,000 पैकेट खाना बचा होगा। अब आगे प्रश्न में यहां पर विशेष बात क्या कह रही है कि 10 दिन के बाद, ठीक है, अब 10 दिन के बाद 600 व्यक्ति और आ जाते हैं। यानी 600 व्यक्ति जैसे ही और आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि इस बार गांव की जो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1600। यानी इस बार जो गांव में है 1000 तो पहले से थे, 600 और आ गए, 1600 लोग हो गए। अब देखिए 1600 लोगों के बीच 1600 लोगों को खाना रोज अगर वो खाएंगे 20,000 में से, तो कितने दिन तक चलेगा। तो हम इसमें दिन की क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से। इस 20,000 में से हम क्या करेंगे, 20,000 डिवाइड बाय 16, यहाँ पर 1600 करेंगे। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, 4 बच जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 8 हो जाएगा और 16 पंजे 80। यानी करीब करीब कितना, 12.5 दिन खाना चलेगा। अब देखिए यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है कि बताइए कि कुल भोजन कितने दिन चलेगा। तो कुल भोजन तो कितना था कि 30,000 पैकेट ही था, तो उसमें से 10 दिन तो पहले ही खाना खा चुके थे, 12.5 दिन खाना और यहां पर चला 600 व्यक्ति आ जाने की वजह से। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो खाना है, टोटल खाना जो उनके पास संग्रहित था वो कितने दिन चला, तो टोटल वो 22.5 दिन चला। ठीक है, अगर यहां से ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने दिन पहले वो खाना खत्म हो जाएगा, तब ऑब्वियस सी बात है आपको 30 में से इसे माइनस कर देना था। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते, बस इसे समझने की ही देर होती है। चलिए आप लोगों की समझ को और बढ़ाने के लिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक भोजनालय के पास 45 दिनों के लिए 150 आदमियों का खाना उपलब्ध है। यदि 10 दिन बाद 25 आदमी और आ जाते हैं, तब बताइए शेष भोजन कितने दिन और चलेगा। तो ये हम लोगों के पास में प्रश्न है। चलिए किस तरह से करेंगे, तो वही पैकेट हम निकाल लेते हैं। तो अगर भोजनालय के पास 45 दिन के लिए खाना है कितने व्यक्तियों का, 150 व्यक्तियों का, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 पंजे 75, यहाँ पर आ जाएगा 5, कैरी आ जाएगा 15 चौक 60 और 6750 खाने के उसके पास क्या होंगे, पैकेट्स प्रोवाइड होंगे 150 लोगों के 45 दिन के लिए। अब अगला क्या लिखा हुआ है कि जो खाने का पैकेट है वो सिर्फ मतलब 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक तो 150 व्यक्ति खाना खाते ही होंगे, ये लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है कि 10 दिन बाद 25 व्यक्ति, तो 10 दिन तक तो 150 लोगों ने खाना खाया ही होगा। इसका मतलब 10 दिन में 150 लोगों ने मिलके 1500 खाने के पैकेट क्या कर दिए होंगे, कम कर दिए होंगे। ओके, यानी अब यहाँ पर कितने खाने के पैकेट्स बचे, तो यहाँ पर कितने बचे हैं, यानी 5250 खाने के ही पैकेट अब बचे हुए। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आदमी बढ़ गए हैं और आ जाते हैं, यहाँ पर कम भी हो जाए तब भी उसी तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब क्या लिखा हुआ है कि 25 आदमी और आ जाते हैं,
यानी 45 में अगर हम 25 आदमी को और अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो अगर और आ जाते हैं तो यहाँ पर अब खाना कितने, मतलब अब लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 70। ओके, यानी 70 व्यक्ति अब हो चुके होंगे। अब चलिए, अब इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कैसे, खाना कितने दिन चलेगा, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको सिंपली क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। ओके, चलिए, तो 7 से हम डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 70 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से इसमें कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छंग 37 49, 3 बच जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये 7 पंजे 35, यानी कि खाना कितने दिन और चलेगा, तो खाना 75 दिन और चलेगा। यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है कि शेष भोजन कितने दिन और चलेगा। तो शेष भोजन अंदर 10 व्यक्तियों के 10 दिन तक खाना खाने के बाद बचा हुआ भोजन इतना था, ये बचा हुआ भोजन 75 दिन और चलेगा। आई होप चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी इस प्रकार के क्वेश्चंस में। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां हमारे सामने क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है और कुछ भाग की बचत करता है। तो देखिए यहाँ पर वही इसी तरीके से खर्चे और बचत वाले क्वेश्चंस लाए हैं। अब उसके व्यय और बचत का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 26:3। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 7,250 रुपए है, तो उसकी मासिक बचत हमें निकाल के बतानी है। चलिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो कितनी बचत होगी, वो बचत ही हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर किसका, व्यय और बचत के बीच का रेशो दे रखा है। तो व्यय और बचत के बीच का रेशो हम लोगों को पता है 26:3 है। तो बचत है 3, और यहाँ पर टोटल अगर इसका हम कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 29। और सीधी सी बात है, जो भी पैसा भी अगर बच रहा है तो वो भी तो इसी इनकम में से ही बच रहा होगा। तो बस हमें क्या कर देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से इसे हम जब 29 से काटते हैं, तो चलिए 29 दूना हो जाएगा हमारे पास 58 यहां पर बचेगा 14, कैरी लिया लेंगे तो 5, और 29 पंजे 145। ओके, अब यहां से ये जो 0 बचा है ये 0 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो 25 तिया 75, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 750 रुपए उनकी क्या है, बचत है। आई होप चीजें समझ में आई होगी। अब यहीं पर अगर आप लोगों से उसके व्यय यानी उसके खर्चों के बारे में पूछ लेता, तो खर्च के लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो खर्च को हम बस इसी तरीके से निकालते हैं कि 26/29, और टोटल खर्चे जो हो रहे हैं वो भी तो उसकी इनकम में से ही हो रहे हैं। ठीक है, अब बस इसे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहां से इसे काटोगे 250। अब बस इसका सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को जब क्या होता है कि कुछ बच्चे कुछ इस तरह से करने लग जाते हैं कि यहाँ पर इसके साथ एक्स मानने लग जाते हैं, इसके साथ एक्स मानने लग जाते हैं, फिर उसमें से उसको बचत, खर्च, आय वगैरह जब इस तरीके की चीजें कर लेते हैं तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से सिंपल वे में बिल्कुल साधारण तरीके से सोचते हुए इस प्रश्न को कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6वां हमारे पास में क्या है कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थी के विदाई समारोह हेतु 4,200 रुपए एकत्रित किए गए। ठीक है, जो कक्षा 12वीं के बाद जो विद्यार्थी कॉलेजेस में जाते हैं तो उनका जो फेयरवेल होता है, उस फेयरवेल के लिए कितने इकट्ठे पैसे किए गए, 4,200 रुपए एकत्रित किए गए, जिसमें शिक्षकों ने विद्यार्थियों के कुल सहयोग का 50% अधिक, यानी जो जितने भी बच्चों ने मिलकर जितने भी राशि इकट्ठी करी है, तो उनके टीचर्स ने उनसे 50% अधिक पैसा दिया है। और जबकि स्कूल प्रशासन ने क्या किया, तो स्कूल प्रशासन ने जितना भी शिक्षकों का सहयोग था, यानी शिक्षकों ने जितना भी पैसा दिया होगा उसका कितना, 3 गुना पैसा ज्यादा दिया है। ठीक है, 3 गुना पैसा दिया है। तब शिक्षक की सहयोग राशि हमें निकालनी है। चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसे हम किस तरह से करेंगे,
तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट ने कितने रुपए कलेक्ट किए, 100 रुपए कलेक्ट किए, ठीक है। तो अब उनके टीचर ने कितने रुपए कलेक्ट किए, तो टीचर ने क्या कहा कि जितने भी स्टूडेंट करते हैं उससे वो 50% अधिक, यानी कितने रुपए ज्यादा दे देंगे वो, तो 150 रुपए दे देंगे। 100 का 50% निकालोगे तो 50 रुपए आ जाएगा, यानी 50 रुपए उनने टीचर के स्टूडेंट की सहयोग राशि से ज्यादा दिए, ठीक है। अब स्कूल प्रशासन ने कितना सहयोग किया, तो स्कूल प्रशासन ने यानी स्कूल ने बोला कि जितने भी टीचर जितना भी टीचर की क्वांटिटी होती है, टीचर का जो सहयोग होता है उसका 3 गुना, यानी 15 तिया 45, यानी कितना हो जाएगा 450 रुपए ये स्कूल के द्वारा दिए गए। अब हमें क्या करना है, तो क्या हम इनका रेशो निकाल सकते हैं? हाँ, तो बड़ा आसानी से हम इन सभी का रेशो निकाल सकते हैं। तो 100 रेशो 150 रेशो 450, चलिए इसे हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 नाम 45, यानी 2:3:9 के अनुपात में क्या किया होगा, इन सभी ने पैसे इकट्ठे करें, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर और स्कूल प्रशासन ने। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शिक्षकों का सहयोग बताइए कि टीचर ने मिलकर कितना पैसा दिया। तो टीचर ने मिलकर कितना, तो टीचर का रेशो जो है वो 3, और यहाँ पर टोटल इनका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल इनका कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 14। और कुल पैसे कितने हैं, तो कुल पैसे हैं 4200 रुपए। चलिए बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी 300, यानी कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कुल मिला के जो सभी टीचर्स ने मिलके कितने पैसे दिए होंगे इस विदाई समारोह के लिए, तो वो दिए होंगे 900 रुपए। आई होप चीजें बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, बस आपको सही तरीके से समझने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं इसी तरीके से। तो प्रश्न नंबर थोड़ा सा 7वां, देखिए ये प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर भी गलती से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से कि गलती से 117 रुपए PQR के बीच में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात और 1/4 अनुपात में बांट दिए गए, जबकि उन्हें 2:3:4 के अनुपात में बांटना था, ठीक है। तब बताइए इनमें से किसे सबसे ज्यादा और कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, मतलब एक्स्ट्रा पैसा किसे सबसे ज्यादा मिला और वो कितना ज्यादा मिला, ये हमें निकालना है। चलिए तो करते हैं। तो 117 रुपए PQR के बीच में, चलिए तो देखिए PQ और R के बीच में, जो इनके बीच में जो पैसा बटा है वो गलत वाला रेशो कितना है, तो वो 1:2, 1:3 और 1:4। चलिए इसमें हम सब में क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ताकि बस ये रेशो इजी हो जाए। तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 छंग 12 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इसका मतलब ये वाला जो रेशो आया है ये गलत रेशो, इस रेशो में पैसे नहीं बटना थे लेकिन बढ़ गए। चलिए अब इसका शेयर निकाल लेते हैं। तो P का शेयर कितना होगा, तो 6, इनको हम टोटल काउंट कर लेते हैं। तो कितना, 6 4 10 यानी 13, और टोटल कितने में से बट रहे हैं, 117 रुपए में से। तो 13 नमा की कितना होता है 117 और 9 छंग की 54, यानी P के हिस्से में 54 रुपए आ गए। Q के इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, देखिए अब बार बार आप चाहो तो इस तरीके से, लेकिन सीधी सी बात है यही एक चीज लिख के वापस से मैं नीचे का ये दोनों चीजें तो सेम होती जाएगी, ठीक है। 9 चौक 36 रुपए Q को मिले होंगे। अब इसी तरीके से R को, तो अब यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों के पास डायरेक्ट हो जाएगा 3 × 9, ठीक है, यानी 9 तिया 27 रुपए R को मिले। तो ये क्या थे कि गलत रुपए बटे थे, ये नहीं बटना चाहिए था। और जबकि सही रेशो में क्या था, तो 2:3:4 में बटना था। चलिए इसमें P का शेयर निकाल लेते हैं। तो 2 बटे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, और यहाँ पर है 113। जब इसे हम काटेंगे 117 यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए
का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 13 दूनी 26। अब Q के हिस्से में अगर बात करते हैं तो Q के हिस्से में 3 इंटू यहाँ पर 13 हो जाएगा। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो 39 रुपए। और जबकि R के हिस्से में कितना आ गया होगा, 4 इंटू 13 13 52 रुपए। चलिए, मिलना था ये पैसा लेकिन मिल गया ये पैसा। अब प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से किसे सबसे ज्यादा पैसा मिला है। तो देखिए, सबसे ज्यादा पैसा तो किसे मिला है, P को मिला है। ठीक है, P को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। अब यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कितना ज्यादा मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या करना है कि उसे 54 रुपए मिले हैं, जबकि मिलना कितने थे, 26 रुपए। हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा और 2 बचेगा, यानी 28 रुपए उसे ज्यादा मिले हैं। तो ये हमारा आंसर है कि सबसे ज्यादा पैसा P को मिला और कितना ज्यादा मिला, तो 28 रुपए ज्यादा मिला। आई होप चीजें समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 8वां, कुछ थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। हम थोड़ा सा टफ या मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ब्रांड ए की 4 कमीज और कुछ, अब देखिए यहां पर हमें नंबर नहीं पता, कुछ कमीजें ब्रांड बी की ऑर्डर करता है। ठीक है, यानी उसने ब्रांड ए की तो 4 कमीजें मंगवाई, ठीक है, शर्ट मंगवाई, और कुछ कमीजें ब्रांड बी की मंगवाई जो कि नहीं पता है कितनी मंगवाई। अब ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज के मूल्य का 2 गुना है, परंतु जब उसे ऑर्डर प्राप्त हुआ तो उसे पता चला कि दोनों ब्रांड की कमीज की संख्या आपस में बदल गई, जिसके कारण उसका बिल 40% अधिक हो जाता है। तब बताइए कि ब्रांड ए और ब्रांड बी की संख्या, कमीज की संख्या का अनुपात कितना था। ठीक, चलिए इस प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं, चलिए करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए जो ब्रांड ए की कमीज है वो 4 मंगवाता है और बी का हमें नहीं पता है कि कितनी मंगवाता है, तो हम मान लेते हैं X मंगवाता है, एक शर्ट्स या X कमीज मंगवाता है। अब मान लेते हैं कि बी की जो एक कमीज का मूल्य है वो 1 रुपए है। ठीक है, तो ए की एक कमीज का मूल्य हमें अब पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि यहां पर दे ही रखा है कि एक जो ब्रांड ए की कमीज है उसका जो ब्रांड बी से 2 गुना पैसा लगता है। ठीक है, 2 गुना मूल्य होता है, मतलब 1 रुपए की आ रही है तो ब्रांड बी 2 रुपए की आ रही होगी। चलिए अब यहां पर हम टोटल इसका निकाल लेते हैं कि टोटल कितना होगा। तो देखिए ए का टोटल मूल्य कितना होगा, कितना हो जाएगा टोटल ए की कमीज के लिए, अपन ब्रांड ए की कमीज, तो वो 4 शर्ट्स मंगाता है और एक शर्ट का मूल्य जो कितना है 2 रुपए, यानी वो टोटल 8 रुपए। ओके, अब जबकि ब्रांड बी के लिए वो कितना, तो ब्रांड बी के हमें नहीं पता, X शर्ट्स मंगाता है और 1 रुपए का यानी कितना X, यानी उसका जो बिल बनता है, ठीक है, उसका जो बिल यानी उसका जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा X प्लस 8 रुपए, यानी इतने पैसे क्या करना होंगे उसे देना थे। ये था उसका कौन सा ओरिजिनल बिल, कि इतना ही उसको क्या करना था, पे करना था पैसे। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ ये हो गई कि ये आपस में इंटरचेंज हो गए। अब इंटरचेंज हो गए तो टोटल बिल यानी क्या करना था कि जो ए ब्रांड ए की कमीज थी वो X कमीज आ गई, ठीक है, और उसका मूल्य तो 2 रुपए था, मतलब 2X, और ब्रांड बी की जो कमीज है उसका मूल्य 1 रुपए था और उसकी 4 कमीजें आई। ओके, ये चीज समझ में आ रहा है कि ए की X कमीज आ गई और बी की 4 कमीजें आ गई, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। तो इस तरीके से 4, यानी ये क्या हो गया, यानी उसका जो अभी जो बिल आ गया है जो कि गलत बिल है, वो गलत बिल कितने रुपए का आ गया है, तो ध्यान से देखिए, वो गलत बिल है 2X प्लस 4 रुपए का। ओके, जबकि अब ये चीज आ गई है। अब देखिए, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, अब यहां पर मेन चीज आप लोगों को समझनी है। अब क्या है कि जैसे ही ये होच-पोच हुई कि इधर का उधर हो गया, तो जिसके कारण जो उसका बिल है वो 40% अधिक हो जाता है। इसका मतलब कौन सा बिल, इसका 40% एक्स्ट्रा
कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x + 4। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी कि ये तो था ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल का 40% क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है उसका बिल, ठीक है। तो यानी इसका 40% अधिक, तो चलिए वही चीज करते हैं। तो x 8 + x, अब 40% अधिक का मतलब क्या है कि यहां पर इसका हम निकाल लेते हैं 140%, ठीक है। और वो बिल कितना प्राप्त होता है उसे, तो वो होता है 2x + 4 के ऊपर। चलिए बस अब जिसे जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 7 बार में, और यहाँ पर 5 बार में। 7 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 7 × 8 = 56, 7x, 5 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब चलिए इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 3x, और इस 56 में से अगर 20 को हम माइनस करेंगे तो 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि, और x हमने क्या माना था, तो x हमने माना है, शुरू से ही मान के चल रहे थे कि इतनी शर्टें ब्रांड बी की मंगवाई होगी, तो इसलिए उसने ब्रांड बी की कितनी शर्ट्स मंगवाई होंगी, 12 शर्ट्स मंगवाई होगी। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेमो टाइप का भी दिखा रहा हूं। अगले पार्ट में कुछ इसी तरीके से हम टफ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। चलिए प्रश्न क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल की आय, ठीक है, आय का अनुपात कितना था, तो वो था 3:4 था। परंतु, ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि परंतु प्रत्येक की 1 साल पुरानी और आज की आय का अनुपात 4:5 और 2:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 4,290 रुपए है, तब लक्ष्मण की वर्तमान आयु हमें निकाल के बतानी है। चलिए तो ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है कि 1 साल पहले की हम लोगों को इन दोनों के बीच में आय का इनका जो इनकम है उनका रेशो पता हुआ है। तो क्या है, तो लक्ष्मण और गोपाल की जो रेशो है वो कितना रेशो पता है हमको, 3:4। चलिए तो 1 साल पहले की इनकी हम इनकम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो मैं इसमें 4x का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। अच्छा 4x का ही मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहा हूं, तो देखिए ये थोड़ा सा जब आप इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, जब आप लोग समझ जाओगे। हम लोग क्या करना चाहते हैं, सिर्फ एवरेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैं एक ही जैसी क्वांटिटी से अगर एवरेज में रेशो में अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसके रेशो में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें 4x का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आप बाद में खुद से इसे बिना 4 के x से ही मल्टीप्लिकेशन करके बिल्कुल सेम प्रोसीजर से क्वेश्चंस को करिएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीजें आप लोगों को क्लियर होते जाएगी। चलिए तो इसमें से हम देख लेते हैं कि लक्ष्मण की 1 साल पहले की सैलरी कितनी हो गई, तो 4 × 12x, ठीक है। और गोपाल की कितनी हो गई, तो गोपाल की हो जाएगी 4 चौक 16x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रखा है, लक्ष्मण, और एक तरफ हम मान लेते हैं गोपाल, ठीक है। देखिए ये मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा लिख के इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग चीजें समझते जाएंगे आप इसमें बहुत सारी चीजें क्या है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या दे रखा है कि लक्ष्मण की 1 साल पहले यानी पुरानी और नई सैलरी का हम लोगों को क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो वो कितना रेशो दे रखा है, वो दे रखा है 4:5। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है ना, प्रत्येक की पुरानी और आज की आय का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो हम यहां से पुरानी आय किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो पुरानी आय 4 और बटे में इन दोनों को ऐड कर दो, 9 हो जाएगा। और जो कि पुरानी आय हमको पहले से ही पता है, लक्ष्मण की पुरानी आय कितनी है, तो वो है 16x, यानी 4/9 अनुपात किसके बराबर होगा, 12x के बराबर होगा। चलिए अब इसी तरीके से क्या हम नई निकाल सकते हैं, तो नई को हम निकालने के लिए 5/9
और नहीं हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसमें कैपिटल N मान के चल देते हैं या पूरा न्यू लिख देते हैं। अब बस इसका आपको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और इसे सॉल्व कर लेना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से नो कैंसिल करते हैं, तो 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू न्यू, इसका इधर करेंगे तो 12 पंजे 60x। अब चलिए अब यहाँ पर हम इसका इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी जो लक्ष्मण की जो आज की सैलरी है वो कितनी हो गई है, वो आ गई है हमारे पास 15x। चलिए इसी तरीके से गोपाल की पुरानी और नई सैलरी का हम लोगों को रेशो दे रखा है, तो हाँ बिल्कुल दे रखा है। वो कितना दे रखा है, 2:3। तो पुरानी कितना है, तो 2/5 और वो हम लोगों को कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, 16x यहाँ से। ठीक है, गोपाल की पुरानी सैलरी। चलिए इसकी न्यू सैलरी किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो नई के लिए 3 और बटे में इनका टोटल 5, और वो हमें नहीं पता न्यू सैलरी, तो न्यू मान लेते हैं। वही चीज करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर। चलिए तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू न्यू सैलरी, 16 एकम 16, 32, 16 48x। अब इसे यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24x। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पता चल गई कि लक्ष्मण की जो आज की सैलरी है वो 15x है, जबकि गोपाल की आज की जो सैलरी है वो है 24x। ठीक है, अब आगे हम लोगों को प्रश्न में क्या बोल रखा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग हमको दे रखा है। इसका मतलब 15x और 24x को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, 4290। चलिए इसे मैं अब यहां करके बताता हूं आप लोगों को। तो यहां पर जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 39x। तो इधर कितना बचा, 4290 यानी 4290 डिवाइड बाय 39। चलिए इसे 39 से अब जल्दी जल्दी हम कैंसिल कर देते हैं। तो किस तरीके से कैंसिल होगा, तो 39 एकम 39, ठीक है, 39 एकम 39, या फिर एक काम करते हैं, यहां पर इसमें आसानी से 3 से भी ये कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसे 3 से भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, या 3 से जल्दी से हम इसे काट देते हैं। ओके, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 0। अब यहां पर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 0, इतने रुपए। और x एक्चुअली हमारे पास इतना क्या आया, ये है x की वैल्यू आई है। अब यहां पर हम लोगों से उसने क्या पूछा है कि लक्ष्मण की वर्तमान आयु, वर्तमान आय हमको निकालना है। तो लक्ष्मण की आज की सैलरी कितनी है, ठीक है, तो वो है 15x, यानी 15 में हमको मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करना, 11 से मल्टीप्लीकेशन करना मैं आप लोगों को काफी अच्छे से बता चुका हूं। इसका डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लास्ट वाली आगे वाली डिजिट बीच में दोनों को जोड़ के। इसके स्पीड मैथ्स का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं। तो लक्ष्मण की जो आज की सैलरी होगी वो कितनी होगी, 1650 रुपए। आई होप क्वेश्चन काफी अच्छा था, अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों को समझ में भी आई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ में हमारे एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए जाए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। चलिए तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद।